वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए जैक के द्वारा मॉडल सेट 1 जारी कर चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 3 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले दोस्तों, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये मॉडल सेट 3 जो है दोस्तों जैक के द्वारा ऑफिशियली जारी मॉडल सेट 1 को ध्यान पर रखकर बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। यानी जब हम लोग नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो इंस्टीट्यूशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे संस्था हो चाहे संगठन हो, उसका नाम कहां डाला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप नोटिस राइटिंग लिखेंगे, कोई भी संस्था हो चाहे भी कोई इंस्टीट्यूशन हो या संगठन हो, तो आप लोग सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कोई कॉलेज नोटिस जारी करती है तो सबसे पहले उस कॉलेज का नाम लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले लिखा जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द टॉप। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, जब भी नोटिस जारी करती है तो उस संस्था का नाम सबसे पहले लिखा जाता है नोटिस राइटिंग में, यानी ऑप्शन जो बी है एट द टॉप इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। While writing notices, the signature of the issuing authorities should be written at the desk. नोटिस लिखते समय जो अथॉरिटीज है दोस्तों, उनका हस्ताक्षर कहां पर लिखा जाना चाहिए। जो अथॉरिटीज है, जो अधिकारी लोग होते हैं, उनका जो साइन है, जो सिग्नेचर है, वो कहां लिखा जाना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, सिग्नेचर एकदम नीचे लिखा जाता है। कहां पे दोस्तों, एकदम नीचे, नीचे को हम लोग बोलते हैं बॉटम। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी डैश। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, कोई भी औपचारिक पत्र, खासकर लेटर्स टू द एडिटर में, तो याद रखिएगा हम लोग कंप्लीमेंट्री क्लोज कहां लिखते हैं। कंप्लीमेंट्री क्लोज आप लोग सभी को पता है, जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो इस तरह करके कुछ लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी वगैरह वगैरह, तो वो हम लोग कहां लिखते हैं, सॉरी क्या लिखते हैं। तो याद रखिएगा, योर्स लविंग तो नहीं होगा, ये हम लोग किसको लिखते हैं, योर्स लविंग, कोई ब्रदर हो चाहे फ्रेंड हो वगैरह ना, इनफॉर्मल लेटर में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योर्स ट्रूली। क्या हो जाएगा दोस्तों, योर्स ट्रूली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको योर्स ट्रूली ना मिले तो आप लोग टिक करके आइएगा योर्स फैथफुली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमल इन स्कूल। ये जो एम हैमल है, जो एक टीचर है, वो कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे स्कूल में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। द लास्ट लेसन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एम हैमल, अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ाया गया है, आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जो नहीं देखे। ठीक है, तो एम हैमल के द्वारा स्कूल में कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। For how many years did M. Hamel serve the school? ठीक है, एम हैमल ने कितने वर्षों तक स्कूल की सेवा की, यानी कितने वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता है 40 इयर्स से, याद रखिएगा, ही हैड बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस 40 इयर्स, एक ही स्कूल में 40 सालों से वो पढ़ा रहे थे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा लास्ट लेसन के ऑथर यानी लेखक का नाम, ये जो लास्ट लेसन है उसका सेटिंग क्या रखा गया, तो वो वाला बताइएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रांस वो किस देश से बिलोंग करता था, आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। What is the meaning of साहेब ए आलम। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, What is the meaning of साहेब ए आलम। ठीक है, ये जो साहेब है उनका पूरा नाम था साहेब ए आलम। ठीक है, याद रखिएगा, साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी पता है, चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया, साहेब वाली स्टोरी से पूछा गया है। तो साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का स्वामी, आपको सभी को पता है इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन साहेब को खुद पता नहीं उसका नाम का मतलब क्या होता है, वो तो एक रैक पिकर, एक कचरा चुनने वाला है। ठीक है, आप सही पता है, आप लोग कमेंट बताइएगा साहेब जो है वो कहां रहता है,
अभी वो कहां रहता है और वो कहां से आया है, यानी किस देश से उठकर आया है और वो कहां रहता है, और लास्ट में वो कौन सी वाली दुकान में वो काम करने लगता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो सिटी है दोस्तों, ये जो शहर है फिरोजाबाद, वो फेमस क्यों है, यानी फिरोजाबाद शहर किस कारण से फेमस है, प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता है। तो फिरोजाबाद आप सभी पता है दोस्तों, क्योंकि वहां वो जो सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का वो सेंटर है, ठीक है, यानी कांच का काम होता है। तो आप सभी पता है, यहां पर आंसर जो हो जाएगा ग्लास बैंगल्स के लिए, यानी कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है। आप सभी पता है इस स्टोरी में मुकेश जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मुकेश का सपना क्या है, याद रखिएगा, मुकेश का सपना क्या है, वो क्या बनना चाहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, हु टोस्ट डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। ये जो डगलस को डीप एंड ऑफ द पूल में कौन फेंक देता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डगलस को पूल के गहरे अंत में किसने उठाकर फेंक दिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक याद रखिएगा, एक लंबा सा हट्टा कट्टा सा लड़का जो 18 साल का था, कितना साल का था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का एक लड़का था, हट्टा कट्टा सा बिग बली ऑफ ए बॉय था। वो आके क्या करता है, YMCA स्विमिंग पूल में उसको उठा के फेंक देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, फॉर हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। ये जो डगलस है उसको उठा के तो स्विमिंग पूल में फेंक दिया वो हट्टा कट्टा सा लड़का, लेकिन वो कितने बार वो कोशिश किया बाहर आने का, पूल से बाहर आने का वो कितनी बार कोशिश किया। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्राइस इज द करेक्ट आंसर, 3 बार। कितनी बार दोस्तों, 3 बार वो कोशिश किया था उठने का, ठीक है, लास्ट में वो डूब जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, Those 9 feet for Douglas were more like, ठीक है, वो जो 9 फीट का स्विमिंग पूल था, ठीक है, जहां वो डूब रहा था, तो डूबते टाइम वो 9 फीट उसको कितना लग रहा था, उसको लग रहा था 90 फीट के बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। जब डगलस पूल में वो डूब रहा था अंदर की ओर, तो उसको 9 फीट का वो पूल था, स्विमिंग पूल कितना फीट का था दोस्तों, 9 फीट का था, और वो 9 फीट उसको डूबते डूबते लग रहा था, ठीक है, 90 के बराबर, 90 फीट के बराबर लग रहा था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डीप वाटर के लेखक का नाम, और ये जो डीप वाटर स्टोरी है वो किससे लिया गया है, ठीक है, वो विलियम ओ डगलस के किस ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितने बच्चे सेट 2 देख चुके हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। सेट 2 जो है वो कल ही अपलोड किया गया था मेरे द्वारा, बहुत सारे बच्चे जो है उसको लाइक किए, सपोर्ट किए, ठीक है, सेट 3 का डिमांड किए। अगर आप लोग को सेट 3 अच्छा लग रहा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेट 4 का डिमांड कीजिए, बहुत जल्द आप लोग को सेट 4 भी लाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ। ये जो पैडलर है दोस्तों, ठीक है, आप सही पता है, द रैट ट्रैप स्टोरी से ये क्वेश्चन पूछा गया। पैडलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो रैट ट्रैप्स बनाते थे। रैट ट्रैप्स मतलब दोस्तों चूहेदानी बनाया करते थे, जो किस चीज का बना हुआ रहता था, आप सभी पता है, वो वायर का बना होता था, तार का बना होता था, ठीक है। और आप सभी पता है दोस्तों, ये जो पैडलर है ये क्या करता था, रैट ट्रैप सेल करता था, बेचता था, लेकिन ज्यादा कमा नहीं पाता था, इसलिए कभी कभी चोरी करता था और कभी कभी भीख भी मांग लिया करता था, ठीक है। और लास्ट में किसको लूट लेता है, ओल्ड क्रॉफ्टर को। एक दिन उसको रहने के लिए जगह देता है और ओल्ड क्रॉफ्टर का ही पैसा लूट के चला जाता है। तो आप सभी को कमेंट बताना है कितना क्रोनर पैसा वो लेकर भागता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु मेट गांधी जी इन लखनऊ टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए लखनऊ में गांधी जी से कौन मिला, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा हु वाज राजकुमार शुक्ला। जो सेट 2 देखे वो आराम से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ला कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर थे या फिर प्रशांत या शेयर क्रॉपर थे या फिर जो थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, व्हेन डिड MRA विजिट इन मद्रास, ठीक है। ये जो MRA है, MRA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मॉरल रीअर्मामेंट, याद रखिएगा, मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी, जो 1952 में मद्रास आई थी। कितने साल में दोस्तों, याद रखिएगा 1952 में, याद रखिएगा 1952 में ये जो आर्मी है दोस्तों ये आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रैंक बंचमैन, याद रखिएगा फ्रैंक बंचमैन जो है उसका ये आर्मी था, ठीक है।
MRA फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मोरल रीअर्मामेंट आर्मी, जो मद्रास आई थी 1952 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल वेर देयर इन MRA इन पोएट्स एंड पेनकेक्स। ये पोएट्स एंड पेनकेक्स चैप्टर का नाम है, आप लोग कमेंट बताइएगा इसके लेखक का नाम क्या था, ठीक है। तो MRA में कितने लोग थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। MRA में कितने पीपल थे, कितने लोग थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों 200 पीपल। कितने थे दोस्तों? 200 लोगों का यह समूह था, ठीक है, ग्रुप था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी। कल मैंने बताया था दोस्तों सॉफी और जेंसी है वो दोनों क्या है? क्लासमेट्स है और फ्रेंड्स है। कल मैंने बताया था कि सॉफी किस टाइप की लड़की है दोस्तों? डे ड्रीमर, दिन में सपना देखने वाली लड़की है, ठीक है। और ये जो जेंसी है, आज जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया इसमें पूछा गया जेंसी किस टाइप की लड़की है। तो जेंसी जो है दोस्तों वो प्रैक्टिकल लड़की है, वो रियलिस्टिक लड़की है, याद रखिएगा। व्यवहारिक लड़की और यथार्थवादी है, रियलिटी में बिलीव करती है, प्रैक्टिकल लड़की है। और इसकी जो फ्रेंड है सॉफी वो क्या है? डे ड्रीमर है, याद रखिएगा। डे ड्रीमर कौन है? सॉफी है, याद रखिएगा। वो दिन में ही सपना देखती है, बड़ा बड़ा सपना देखती है उसके पहुंच के बाहर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया? व्हाट इज सॉफी इन रियलिटी। आ गया ना, जेंसी का फ्रेंड सॉफी वो रियलिटी में क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए फैशन डिजाइनर तो वो बनना चाहती थी, एक्ट्रेस यानी हीरोइन वो बनना चाहती थी, ठीक है, वो बुटीक खोलना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन रियलिटी में क्या थी वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सॉफी और रियलिटी में कुछ नहीं दोस्तों, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी। कहां? एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। वो कहां काम करती थी सॉफी रियलिटी में? वर्क्स एट बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 से आगे पढ़ने के पहले देख सकते हैं दोस्तों एक स्टेंजा, एक एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया गया है। पोएम का कुछ पंक्ति आपको दिया गया है, ठीक है। यहां पर आपको पहचानना होगा ये जो पोएम है, पोएम का लाइन जो है वो किस पोएम से लिया गया। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग स्टेंजा को, ठीक है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन किसको बोलते हैं दोस्तों? मछुआरों को, ठीक है। कोल्ड सी मतलब दोस्तों ठंडे जो समुद्र है वहां का बात कर रहे हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स। वेल मछली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये कवि का रिक्वेस्ट है। किससे रिक्वेस्ट है? फिशरमैन से, मछुआरों से, ठीक है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, सॉल्ट मतलब नमक, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी अपने जो हर्ट हैंड्स है, घायल हाथ है, उसका ध्यान रखेंगे, उसका उपचार करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से समझा देते हैं। ठंडे समुद्र में, याद रखिएगा, कोल्ड सी यानी ठंडे समुद्र में मछुआरे यानी फिशरमैन हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये रिक्वेस्ट है। कौन मछली को दोस्तों? याद रखिएगा यहां पर वेल मछली का नाम आया, ठीक है। वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, और जो आदमी गैदरिंग सॉल्ट यानी नमक इकट्ठा करता है, वो अपने घायल हाथों का उपचार करेंगे। लुक एट मतलब उपचार करेंगे, उन हाथों का ख्याल रखेंगे। ये स्टेंजा में बोला गया, ये एक्सट्रैक्ट में बोला गया, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा क्या गया, देख सकते हैं कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी कवि मछुआरों से क्या अपेक्षा करता है। तो अपेक्षा यह करता है कि वो जो मछुआरे हैं वो वेल मछली को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट टू हार्म द वेल्स, वेल मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं फिशरमैन से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू, यानी नमक इकट्ठा करने वाले को क्या करना चाहिए। नमक इकट्ठा करने वाले को तुरंत नमक इकट्ठा करना छोड़ देना चाहिए और अपने हाथों का, घायल हाथों का उपचार करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। तो देखभाल करने का इंग्लिश होता है टेक केयर। क्या होता है दोस्तों? टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स, यानी अपने घायल हाथों का वो क्या करेंगे? टेक केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, उपचार करेंगे, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द डैश। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पंक्ति उठा के लाया गया, ये कहां से लाया गया है? तो आप सही पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैब्लो नेरुदा। याद रखिएगा, पैब्लो नेरुदा की एक पोएम है, पोएम का नाम क्या है दोस्तों? कीपिंग क्वाइट। याद रखिएगा, यहां पे पोएम का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, कीपिंग क्वाइट से ये
पोएम से उठा के ये 4 लाइन आपको दिया गया है। तो ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसके पोएट का नाम है पैब्लो नेरुदा। तो ये जो लाइन्स है वो कहां से ली गई दोस्तों? एक कविता से। उस कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट और उसके पोएट का नाम है पैब्लो नेरुदा, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ईमानदारी से दोस्तों लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जितने भी जरूरतमंद बच्चे जो इंग्लिश कोर्स चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, उसको ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। कितने बच्चे चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, दिन रात एक कर देंगे, ठीक है। बस हमको 500 बच्चे चाहिए, 500 से ज्यादा लाइक हो गया दोस्तों तो गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। कल ही आप लोगों को सेट 4 दे दूंगा, ठीक है। कल ही सेट 4 जो है वो आपका आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस गर्दा कर दीजिए, आप लोग उड़ा दीजिए और सारे सेट्स का रिवीजन कीजिए, चैप्टर वाइज आप लोग पढ़िए, ध्यान लगाइए, इंग्लिश कोर में आप लोग फोड़ के आइएगा, ठीक है, मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द पोएटेस कमला दास कंपेयर्ड हर मदर टू। ये जो पोएटेस है, कवित्री कमला दास है, वो अपनी मम्मी का कंपेयर किससे किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अच्छे से इस पोएम को पढ़ाएं दोस्तों, आपको ये जो पोएम है दोस्तों आराम से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो पोएटेस कमला दास है अपनी मम्मी की तुलना किससे करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो वो करती है लेट विंटर्स मून से। किससे करती है दोस्तों? लेट विंटर्स मून से करती है, ठीक है। देर से सर्दियों का जो चांद होता है वो कैसा होता है? ना उसमें कोई लाइट होता है, ना कुछ होता है, ना चमक होता है, ना धमक होता है। जस्ट लाइक उसका मम्मी का चेहरा भी है, वो फीका पड़ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जस्ट लाइक लेट विंटर्स मून, इसलिए अपने मम्मी की तुलना किससे करती है? लेट विंटर्स मून से करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया? Why did the poetess कमला दास कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून? ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि कवित्री जो कमला दास है अपनी मां की तुलना, अपने मां की चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों किया है, क्या क्यों की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका परफेक्ट हो जाएगा क्या? डल फेस, यानी फीका चेहरा। तो सही बात है, उसका मम्मी का चेहरा जो है एज बढ़ने के कारण, उम्र हो जाने के कारण उनका जो मम्मी का फेस है वो डल हो गया है, यानी फीका पड़ गया है। ऑप्शन बी, पेल एंड कलरलेस फेस। पेल मतलब पीला पड़ गया है और जो फेस है वो कलरलेस हो गया, यानी फेड हो गया, चेहरा जो है वो रंगहीन हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी, ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर, उनकी जो मम्मी का उम्र है वो वृद्धावस्था में वो आ गई है। तो ऑप्शन जो तीनों है वो कहीं ना कहीं सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया? हु सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी किसने कहा, किस कवि ने कहा कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो सदा के लिए जॉय फॉर एवर है, यानी आनंददायक चीज होती है। जितने भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सुंदरता की चीज हम लोग किसको बोलते हैं? जो प्रकृति का चीज है, ठीक है, मानव निर्मित चीजों को नहीं बोला जाता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बोला जाता है जो नेचर का चीज है। नेचर का जैसे मान लीजिए सन, मान लीजिए मून, स्टार्स, झरना, ठीक है, रिवर्स वगैरह जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो सारी चीजें क्या होती है? आनंद देती है। नेचर का अलग ही आनंद है, ठीक है, नेचर में सुकून मिलता है। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो आप सभी पता है जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम लिखा है वही बताया है, ठीक है, यानी ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रहा वो करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जॉन कीट्स ही ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को लिखा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख सकते हैं। हु इज सैम ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? द थर्ड लेवल जो है स्टोरी, आप सभी पता है इसका मैन कैरेक्टर का नाम है चार्ली, याद है ना आप सभी को, कल ही बताया था मैंने। चार्ली जो है द थर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसको ये मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसको अपने दादाजी का दुनिया जाना है, वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया सैम कौन है? तो सैम और कोई नहीं दोस्तों, चार्ली का फ्रेंड भी है और ये पेशे से एक साइक्लिस्ट, याद रखिएगा, एक मनोचिकित्सक भी है। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चार्ली का फ्रेंड भी है और पेशे से ये जो सैम है और कोई नहीं दोस्तों, एक मनोचिकित्सक है, याद रखिएगा, यानी एक साइक्लिस्ट भी है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया? Who are described as enemies to each other in the story The Tiger King? The Tiger King स्टोरी जो है दोस्तों काल्की के द्वारा लिखा गया है। इस स्टोरी में बताया गया है एक दूसरे का दुश्मन। तो एक दूसरे का दुश्मन इनमें से कौन जानवर है? तो आप सभी पता है दोस्तों, इसमें मैंने कल ही बताया था, ये जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है, जो प्रिंस जो जन्म लिया था वो सांड के लग्न में जन्म लिया था, इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लिया था, जिसके वजह से एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी। तो ये वृषभ राशि के लग्न में जन्म लिया है, ये सांड के लग्न में जन्म लिया है। और सांड और बाघ एक दूसरे का क्या होता है?
जानी दुश्मन होता है, इसलिए इनकी मृत्यु बाघ से होगी। तो इस स्टोरी में अच्छे से बताया था दोस्तों। तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल एंड टाइगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुल एंड टाइगर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, फ्रॉम विच कंट्री वाज जियोफ ग्रीन। कल ही बताए थे दोस्तों जियोफ ग्रीन के बारे में, ठीक है। ये किस कंट्री से थे, तो ये थे कनाडा से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कल ही बताए थे कि कैनेडियन जियोफ ग्रीन जो है दोस्तों एक प्रोग्राम को हिट कर रहा है, यानी लीड रोल कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। आप लोग कमेंट बताइएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम कितने सालों से चल रही है। कल ही मैंने मॉडल सेट 2 में बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया देख सकते हैं, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर तिसानी दोषी अ पार्ट ऑफ। लेखिका जो तिसानी दोषी है वो किस कार्यक्रम का हिस्सा थी। तो आप सभी पता है दोस्तों किसमें भाग ली थी, वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की हिस्सेदारी थी, याद रखिएगा, ठीक है, इसमें पार्ट ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। Who was डॉक्टर सदाओ हुकी। ये जो डॉक्टर सदाओ हुकी है वो कौन थे। तो आप सही पता है दोस्तों ये जापान से बिलोंग करते थे और जापान के जाने माने स्टैब्लिश्ड डॉक्टर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानीज डॉक्टर। क्या था दोस्तों, ये जापानीज डॉक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया, हु वाज डॉक्टर सदाओ's वाइफ। ये जो डॉक्टर सदाओ है उनके पत्नी का नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हैना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए, जो चैप्टर है दोस्तों द एनिमी से लिया गया है। द एनिमी चैप्टर के लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम्ब हैज। मिस्टर लैम्ब जो है उनका एक टांग एक पैर किसका था। तो आप सही पता दोस्तों उनका जो एक पैर है वो उड़ गया था, बम धमाके की वजह से उनका एक पैर उड़ गया था, जिसके वजह से उसका एक टांग जो है वो टीन का था। किसका था दोस्तों, टीन का था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक्चर। आप लोग इंस्टाग्राम आईडी में मुझे एनिमल सर सर्च कीजिएगा, इस प्रोफाइल पिक के साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग बेझिझक वहां जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्या पूछा गया दोस्तों, हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। बामा को किसने कहा था, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है वो एक अपराध है, वो एक क्राइम है। किसने बताया था बामा को, ठीक है। तो आप सही पता दोस्तों बामा का जो एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई जो है वो अन्नान है, उन्होंने ही बताया था अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है दोस्तों वो एक अपराध है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने आंसर्स जानते थे, ईमानदारी से कमेंट बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के लिए थोड़ा भी लाभदायक साबित हुआ कि नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, आप लोग वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और इस वीडियो को चारों तरफ से फैला दीजिए, ठीक है। और कितने बच्चे चाहते हैं ईमानदारी से बताइए, सेट 4 का डिमांड कौन कौन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज्यादा बच्चे का डिमांड देखने को मिला तो दिन रात एक कर देंगे दोस्तों, कल ही आप लोगों के लिए सेट 4 लेकर आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।